Hello friends, welcome back to another video of class 12th history chapter 3 kinship, caste and class. So guys, हमने अभी तक अपने चैप्टर्स में देखा कि किस तरह सोसाइटी डिवाइड हुई है डिफरेंट वर्णास में, जातीज में एंड क्या क्या लोगों के लिए नॉर्म्स दिखे। सो आज हम अपने लास्ट पार्ट में ये देखेंगे कि इतना रिजिड सिस्टम जो था, वर्णा सिस्टम या कोई भी सोशल डिवीजन जो था, उसके अगेंस्ट में कहना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज किसी ने उठाई कि इतना ज्यादा रिजिड सिस्टम है या हम इसको फॉलो नहीं करेंगे या कोई ऑपोजिट सिस्टम ऐसा हुई। सो वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले। लेट्स मूव ऑन द न्यू टॉपिक। ओके, दिस इज आवर टॉपिक एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मेन थिंग इज कि किसी ने ब्राह्मण मेनली वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट या फिर हम कहें या उसकी ऑपोजिट आइडियोलॉजी किसी ने बताई या नहीं। तो वो कौन थे? आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट, एक रिलीजन है, आप जानते हैं, गौतम बुद्धा, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, उनके फॉलोअर्स को बुद्धिस्ट कहा जाता है। सो ये सब बातें तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ ये देखना है कि वर्णा सिस्टम के अपोजिट या ब्राह्मणिकल आइडिया के ऑपोजिट जो आइडियोलॉजी थी वो किसकी थी? बुद्धिज्म की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बुद्धिस्ट डेवलप एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सो इन्होंने लोगों को ये बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप जिस कैटेगरी में बॉर्न हो गए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते या आप इसको ही फॉलो करेंगे, किसी और को नहीं कर सकते। बेसिकली इन्होंने सोशल इनइक्वालिटी पर, मतलब जो लोगों में बराबरी नहीं थी, इनइक्वालिटी, उस पर इन्होंने बात की। तो इनका आपके बुक में एक टेक्स्ट का नाम है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो सुत्ता पिटक। सो इसमें एक मिथ है, कहानी जिसे कहते हैं, किसके बारे में? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 72 पे ये टॉपिक है और उसी में ये लाइंस है कि एक मिथ है इस टेक्स्ट में, सुत्ता पिटक में, कि ह्यूमन बीइंग्स जो था वो पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। डेवलप इन द सेंस कि शायद उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो सिर्फ अपने से काम रखता था, वो नेचर से उसको जितनी ज़रूरत होती थी वो लेता था। और इसमें बताया है कि मतलब पूरी वर्ल्ड में जो है वो काफ़ी पीस था, लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते थे, जो मेन उनके काम होते थे, ज़्यादा उनको आगे फ्यूचर की प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन नहीं होती थी। सो बेसिकली बड़ा काम, बड़ा पीसफुल माहौल था। देन उसमें बताया हुआ है कि जब ग्रेजुअली एक इंसान को ये सोचने पे मजबूर हुआ इंसान कि अब हमें जो है अपने फ्यूचर के लिए या अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत स्टोर करना चाहिए, मेनली वो ग्रीडी बन गया, डिसाइडफुल हो गया। सो ये सब अब जो है यहाँ पर नेगेटिव बातें आने लगी कि ग्रीडी, हमें पता है, लालच होने लगी इंसान को। सो ये वही बात बता रहे हैं कि जब ये स्टेट्स इमर्ज हुए, मतलब अब लोग जो थे वो ग्रुप में रहने लगे होंगे, सो उन्हें एक दूसरे को वो देखते थे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, या तो वो दूसरों से हेट करते थे या खुद पे काफ़ी ज़्यादा घमंड कह सकते हैं आप। सो बेसिकली पहले के मुकाबले में अब इंसान जो था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, लालची हो गया था, अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। तो इसी में आपके टेक्स्ट में यही बताया हुआ है मिथ में कि आगे चल के उसने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसे इंसान को चुने जो कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाए या उनमें लड़ाई होने से बचाए। क्योंकि क्या होता था उस सोसाइटी में, लोग जो थे काफ़ी गुस्सा करने लगे थे, या अब जाहिर सी बात है कोई अगर लालची हो जाएगा और उसे वो चीज़ ना मिले जो वो चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका नेचर थोड़ा सा ज़्यादा अजीब हो जाता है, आप सब जानते हैं। सो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा इंसान आए या हमारे ऊपर लुक आफ्टर करे कि जो किसी भी दूसरे इंसान को आसानी से एंगर ना होने दे या एंगर ना करने दे। वरना ऐसे क्या होगा, जो थोड़े बहुत लो पीपल होंगे, जो लो क्लास के पीपल होंगे या थोड़े से जो नीचे वाले होंगे, वो अपर लोगों से जो एकदम दब जाएंगे, या अगर हम दूसरे सेंस में कहें तो या वो जो सिलेक्टेड पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होगा। सो बेसिकली अब ये हम किस तरफ जा रहे हैं? इमर्जेंस हो रही है किस चीज़ की? किंग की। ये जो आपको एक मैन बताया गया है इस टेक्स्ट में, मिथ में, कि एक मैन को इलेक्ट करें ताकि वो लुक आफ्टर करे। वो कौन है? यहाँ पर किंग से मतलब है उसका।
और इस टेक्स्ट में उसको क्या कहा गया, डायरेक्टली किंग नहीं कहा गया है, उसको कहा है द ग्रेट इलेक्ट, मतलब जिसको चुना गया हो। और महासम्मता ये जो टर्म है वो यूज की गई है, और ये किसको रेफर कर रही है, किसको डिनोट कर रही है, किंग को, क्योंकि हमें इन लोगों की बातों से पता चल रहा है। एंड इसमें एक चीज और मेंशन है कि जब राइस हो, स्पेशली यहाँ पर राइस का नाम लिखा हुआ है, कि जब राइस ग्रोन हो तो वो जो है इक्वली लोगों में डिवाइड करे, या फिर राइस के बदले वो हमें प्रोटेक्शन दे, कुछ इस तरह। बेसिकली यहाँ राइस का मतलब जो है वो है टैक्स से। अगर हम लोगों किंग को टैक्स देंगे तो वो लोगों की रक्षा करेगा, अपने सिटीजन की हिफाजत करेगा। सो अभी तक हमने जो देखा इस मिथ में, जो भी कुछ है, सत्ता पिटक जो मिथ है उसमें जो इंसानों के बारे में बताया गया है, ह्यूमन बीइंग्स के नेचर के बारे में, सो उससे अभी तक हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको क्या फायदा हो रहा है हमें पढ़ के। देखो, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। इसका मतलब है जो किंग है वो ह्यूमन चॉइस से ही बनता है, या जो किंगशिप है वो ह्यूमन चॉइस की वजह से ही आई है, इमर्ज हुई है। सो अगर ऐसा इंसान चाहे कि जो उसने सिस्टम बनाया उसको चेंज कर दे, अगर वो ज्यादा सही नहीं है तो। देखो, हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस विद टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द किंग। मतलब जो किंग सर्विस कर रहा है लोगों की, वो किस पेमेंट पे कर रहा है, टैक्सेस। मतलब जो टैक्स हम दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, वो उसका पेमेंट है। वो काम कर रहा है, लोगों की लुक आफ्टर कर रहा है, लोगों को उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। सो वो हमें उसको पेमेंट भी देना है, दैट इज इन द टर्म ऑफ टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, human beings were responsible for the creation of system, they would also change it in future। मतलब ये है कि अगर इंसान ने ही ये सिस्टम बनाया है सो वो इन फ्यूचर उसको चेंज भी कर सकता है। यहाँ पर इनका क्या मतलब था, ये जो रिजिड सिस्टम हो रहा था ना, वर्ना सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। मतलब हमने देखी शूद्रास की पोजीशन, वो तो एक हद तक ठीक भी है, उनको एटलीस्ट सर्व करना है अपर 3 वर्नास को, लेकिन जो अनटचेबल्स हैं आफ्टर दैट चंडाल्स, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है। तो उन लोगों को देखते हुए इन्होंने ये बताया कि हमारी ऐसी बुक है सुत्ता पिटक, एंड उसमें एक मिथ है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर ह्यूमन चाहे तो वो चेंज कर सकता है अपने सिस्टम को इन द फ्यूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसी में ये सब था। बेसिकली एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अब जो है लोगों का माइंड किया जा रहा था, या हम कहेंगे डाइवर्स हो रहा था लोगों का माइंड। उनको कुछ बताएंगे नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे, या उनको किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर देंगे बिल्कुल चुपचाप। सो हम ये चैप्टर 4 में देख लेंगे, जो हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला है, एक्चुअली में था क्या और कहाँ से सब कुछ इवॉल्व हुआ। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियन एंड माने। फॉर सब टॉपिक, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की क्या लैंग्वेज थी, हमने देखा कि जो महाभारत का जो वर्जन था वो हमें कहाँ किस फॉर्म में मिला है, संस्कृत। ओके, तो संस्कृत यूज इन द टेक्स्ट इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदा और प्रशस्ति। मतलब जो वेद्स में संस्कृत थी या प्रशस्ति हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उनमें जो संस्कृत लिखी हुई है उनसे कहीं ज्यादा सिंपलर वे में संस्कृत है महाभारत की। और हिस्टोरियंस ने ये जो महाभारत है पूरी टेक्स्ट उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया है। वन इज स्टोरीज का सेक्शन, मतलब जिसमें स्टोरी के फॉर्म में बताया गया हो, दैट इज नैरेटिव। एंड सेकंड सेक्शन इज सोशल नॉर्म्स के बारे में जो बताया गया है, जिसको डायडैक्टिक का है। सो ये हमारे हिस्टोरियंस ने बताया। इससे एक और बात उन्होंने बताई कि महाभारत जो है वो एक मूविंग स्टोरी, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऑलराइट। लेकिन जो डायडैक्टिक पोर्शन है या जो सोशल नॉर्म्स कंटेन करता है वो बाद में ऐड किया गया। सो ये हमारे हिस्टोरियंस ने एग्री किया है, इस बात का भी पता लगाया है। नाउ सेकंड सब टॉपिक इज ऑथर एंड डेट। सो हमारे महाभारत जो कोई एपिक है उसका कौन ओरिजिनल ऑथर है या क्या डेट है उसकी एक्चुअल में। देखो, ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द चैरिटर्स बार्ड। मतलब जो लोग वहां पर बैटलफील्ड में होते थे या जो किंग के प्रेज में पोएम्स लिखते थे, पोएम्स कंपोज करते थे, देन उन्हें पूरे सिटी में एंड विलेज में बताते थे कि देखो ऐसा हुआ किंग के साथ। सो बेसिकली वही मेन थे ओरिजिनल स्टोरी के राइटर या कंपोजर में कहूँ तो ये थे। ओके,
इन्हें क्या कहा गया है, सूत, ओके, हु जनरली अकम्पनीड क्षत्रिय वॉरियर टू बैटलफील्ड, मतलब वो क्षत्रिय वॉरियर जो होते थे, मतलब किंग हमारे, उनके साथ बैटलफील्ड में होते थे एंड वो पोयम कंपोज करते थे जो कि क्या शो करती थी, उस किंग की विक्ट्री शो करती थी। वो सेलिब्रेट करते थे अपनी विक्ट्री को और वो सारी चीजें, वो सारा इवेंट वो पोयम्स में अपनी लिखते थे। सो अभी तक जो थी ये सब बातें वो ओरली स्प्रेड की जाती थी। नाउ फ्रॉम 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी से क्या हुआ, ब्राह्मण्स ने देखा इस स्टोरी पे, इन्होंने सोचा कि इसको हमें नोट डाउन करना चाहिए या हमें राइट ओवर करना चाहिए और उनको स्टार्ट कर दिया लिखना। नाउ इस टेक्स्ट के कॉम्पोजिशन में एक और फेज है, उसे कहाँ किस टाइम पे देखा गया है, 200 BC टू 200 CE। और ये कौन सा पीरियड था जब विष्णु, लॉर्ड विष्णु की वर्शिप की जा रही थी और इनकी ग्रोइंग जो थी, ये वर्शिप की काफी इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे। इस वक्त में भी देखा गया है कि टेक्स्ट में कॉम्पोजिशन हुआ है या कुछ एडिशन हम कहें। और जो हमने डायरेक्टिक देखे थे, स्टोरियन में ये भी देखा था कि हो सकता है कि ये बाद में ऐड हुए हों। सो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टिक का एडिशन हुआ था उनमें नंबर ऑफ वर्सेस जो थे 10,000 से 1 लाख के अराउंड वो वर्सेस जो थे वो बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गया था उनका नंबर। सो ये काफी ज्यादा अमाउंट है, काफी ज्यादा नंबर है इसका। सो ये एडिशन भी देखा गया है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक ये है सर्च फॉर कन्वर्जेंस, मतलब महाभारत जो है वो हमारा किस किस चीज पे फोकस करता है, बैटल मेन पॉइंट है उसका, एंड फॉरेस्ट पे देखता है वो पैलेस या सेटलमेंट। तो एक्चुअली ये सब पता लगाने के लिए हमारे काफी सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट या मैं कहूँ स्कॉलर्स, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एविडेंस निकाले थे, एक्सकेवेशन स्टार्ट की कि जो हमारा कुरु किंगडम था, या नॉट किंगडम ओनली जनपद, जो हमारा कुरु जनपद था, वहाँ उस एरिया के अराउंड उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया। उन्होंने पता लगाया कि क्या यहाँ पर कुछ एविडेंस मिलता है हमें महाभारत से रिलेटेड। हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सो 1951 to 52 एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं B.B. लाल, उन्होंने एक्सकेवेशन किया कहाँ पे, विलेज में जिसका नाम है हस्तिनापुर, और ये कहाँ पर है, मेरठ में। हमारा प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडिया UP मेरठ में है हस्तिनापुर, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, जो साइट इन अपर गंगा दोआब, मतलब गंगा दोआब के ऊपर, मतलब अपर साइड हम जानते हैं कि गंगा के थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ साइड में ही है हमारा मेरठ का एरिया। और यहीं पे हमने देखा भी था, आप चैप्टर 2 में नोटिस कर सकते हैं कि हमारा कुरु किंगडम जो था, कुरु जनपद जो था, वो यहीं पे सिचुएटेड भी था। सो ऐसा हो सकता है कि ये जो कुरु हो इसकी कैपिटल हस्तिनापुर हो, और ये जहाँ पर हस्तिनापुर में ही ये पांडव जो थे वो वहां से बिलोंग करते थे, ऐसा माना जा सकता है। एविडेंस क्या क्या मिले हैं, जैसे कि जार और ब्रिक्स मिली हैं जो रिफ्यूज वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, या टेराकोटा रिंग वेल मिला है जो कि ड्रेनेज पिट्स में यूज किया गया हो, और डिस्कवरी हुई है मड प्लास्टर की विद रीड मार्क्स एट होम्स, मतलब घर वहां पर जो हो उनमें रीड्स मार्क्स भी हो। मतलब ये आपकी बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में है कि क्या ये जो लोकेशन या जो सिटी का डिस्क्रिप्शन है एपिक में, ये मेन नैरेटिव के बाद ऐड किया गया है जब हमारे अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे। ये एक क्वेश्चन है आपके बुक में, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका अभी भी आंसर्स नहीं है प्रॉपर। नेक्स्ट सब टॉपिक, अ डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा गया है, ये इस पे काफी क्वेश्चन भी आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंज, कोई ऐसी चीज जो कि कंटिन्यूसली चेंज में हो, मतलब एक बार जो हो गया वो ऐसा नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आते रहे, या हिंदी में आप कहें गतिशील। तो महाभारत को ऐसा क्यों कहा गया, देखो जो महाभारत की ग्रोथ है वो सिर्फ संस्कृत वर्जन के साथ स्टॉप नहीं हो गई थी, ये काफी सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया था, जैसे कि पर्शियन, इंग्लिश, संस्कृत में तो ये है ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको पर्शियन में क्या कहा जाता है, महाभारत टेक्स्ट को पर्शियन में क्या कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो स्टोरीज ओरिजिनेट हुई हैं स्पेसिफिक रीजन या जो लोगों की एक्टिविटीज के अराउंड सर्कुलेट करती है, उसमें कॉमन पीपल ने भी अपना एक वे फाउंड किया है, अपना रास्ता चुना है एपिक तक का, या वो खुद को एपिक से भी
खुद को रिलेट करते हैं। ये काफी वाइड रेंज में परफॉर्म करने का मौका दिया है आर्ट का, जैसे कि प्ले, डांस या अदर काइंड ऑफ नरेशन हमारी महाभारत से प्रोवाइड हुई है। सो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। सो विद दिस आवर चैप्टर इज एंड। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ना समझ आया हो तो आप मुझे उसके बारे में बताएं, उसमें हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट सून विद अ न्यू चैप्टर। सो एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स अगेन।